टीन पोंग ने पूछा कि क्या उसे वॉशरूम जाना है और बेसिन लाने की पेशकश की, लेकिन उसने धीरे से मना कर दिया। उसने बताया कि उसकी नाक पर थोड़ी कालिख लगी है और उसे पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस पल की नजदीकी ने उसे लगभग एक इंट्रूडर जैसा महसूस कराया, जैसे कि वो किसी और की पत्नी के साथ मर्यादा पार कर रहा हो। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो इस दौर में एक शांत और ईमानदारी भरी जिंदगी जीना चाहता है तो उसे वो सब कुछ अपनाना होगा जो ये साथ लेकर आया है। और इसमें उसके सामने खड़ी महिला और उनके नवजात बच्चे को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करना भी शामिल था। उसने खुद सफाई करने की जिद की, जहां वो इस बात पर गौर कर रहा था कि पत्नी और बच्चे होना उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव है। उसने खुद से कहा कि मेहनत और लगन से दौलत और करियर हमेशा बनाए जा सकते हैं। इस जिंदगी में उसे पूरा यकीन था कि जब तक वो संघर्ष और मुकाबला करेगा, समृद्धि अंततः उसके पास आएगी। आखिर हजारों सालों की भविष्य की बुद्धि से लैस आदमी खुद को भूख से मरने तो नहीं देगा। उसने बच्चों से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और उन्हें निर्देश दिया कि बर्फ रुकने तक अपनी मां और बहन का ख्याल रखें। लेकिन हकीकत डरावनी थी। उनका खाना खत्म हो चुका था और चीन पोंग के पास मदद के लिए कोई जादू या चीट्स नहीं थे। अगर वो इस जमा देने वाली सर्दी में जिंदा रहना चाहता था तो उसके पास असली चीन पोंग के स्किल्स पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहाड़ों में जाने का फैसला किया, हालांकि वो जानता था कि उसे बहुत गहरे नहीं जाना चाहिए। एक निश्चित बिंदु के बाद बड़े शिकारियों का इलाका शुरू हो जाता था, जहां एक शिकारी खुद आसानी से शिकार बन सकता था। अचानक उसे 100 पाउंड से ज्यादा वजन का एक छोटा जंगली सुअर वाइल्ड बोर दिखाई दिया। शायद आखिरकार उसकी किस्मत अच्छी थी। कम से कम ये शिकार उसे अपने परिवार के पास खाली हाथ और बेबस लौटने से बचा लेगा। हालात को देखते हुए वो उस छोटे से इनाम को हासिल करने में कामयाब रहा, जो एक बड़ी राहत थी। सच कहूं तो उसने इस मौसम में इतनी जल्दी कुछ मिलने की उम्मीद नहीं की थी। ये कोई बहुत बड़ा शिकार नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो यकीनन बेहतर था। उसने खुद से कहा कि बाहर निकलने के पहले दिन के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। इस छोटी सी जीत ने उसे अपनी नई हकीकत में बहुत जरूरी आत्मविश्वास दिया। घर से निकलने के तुरंत बाद शिकार मिलना इस बात का संकेत था कि शायद वो इसमें जिंदा बच जाएगा। हालांकि खून की तेज गंध जल्द ही शिकारियों को आकर्षित कर सकती थी, इसलिए वो जानता था कि वो वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इस बीच घर पर एक कर्कश आवाज चिल्लाई और रूई से पूछा कि उसे क्या लगता है कि कितना समय हो गया है। उस महिला ने जानना चाहा कि जब इतना काम पड़ा है तो वो अभी भी बिस्तर पर क्यों है। वो चीखी और पूछा कि क्या रूई सच में ये उम्मीद करती है कि उसका बेटा सारा घर का काम खुद करेगा। रुआवे ने धीरे से समझाया कि सानलांग चीन पोंग ने उसे कड़ाके की ठंड की वजह से अंदर रहने के लिए कहा था। बूढ़ी औरत ने ताना मारा और सिर्फ एक पैसे डुबाने वाली लड़की को जन्म देने के बाद इतना नाजुक बनने का मजाक उड़ाया। उसने रूई को याद दिलाया कि वो अब किसी स्कॉलर की बेटी नहीं है और अगर वे न होते तो उसे देश निकाला दे दिया गया होता। सालों तक मुफ्त का खाना खाने के बाद उस महिला ने खुलासा किया कि उसने नवजात बच्ची के लिए पहले से ही एक अच्छा परिवार ढूंढ लिया है। जाहिर तौर पर 40 की उम्र का एक जोड़ा जिनके बच्चे नहीं थे, वे एक बेटी गोद लेना चाहते थे। उस महिला ने समझाया कि वो जोड़ा परवरिश की फीस के तौर पर 2 माप चावल और कुछ कपड़ा देने को तैयार है। उसने रूई को आदेश दिया कि वो 5वीं बेटी को तुरंत तैयार कर दे, क्योंकि उसका इरादा थोड़ी ही देर में बच्ची को वहां पहुंचाने का है। रुआवे गिड़गिड़ाई और रोते हुए कहा कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और वो इतने लंबे सफर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने उस परिवार के बारे में पहले भी सुना था और अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वे सामान्य लोग बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने पहले भी कई बच्चों को गोद लिया था और उन सबको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया था। उसने अपनी सास से भीख मांगी कि वो अपनी ही पोती को ऐसी जीती जागती आग की भट्टी में न धकेले। बूढ़ी औरत पलटकर चिल्लाई। उसने उस पर बकवास करने का आरोप लगाया और जोर दिया कि वे एक इज्जतदार परिवार हैं। उसकी नजरों में ये हकीकत कि कोई एक बेकार लड़की को लेने के लिए तैयार था उस बच्चे की खुशकिस्मती थी। उसने रूई से कहा कि वो अपनी गरीबी देखे और दावा किया कि वो लड़की वहां वास्तव में एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। उसने बेरहमी से रूई को बच्चे को छोड़ने के लिए कहते हुए दावा किया कि यहां दुख झेलने से तो वो बेहतर ही है। सौदा पहले ही हो चुका था और उसने रुआवे को चेतावनी दी कि वो इस इंतजाम के लिए एहसान फरामोश न बने। रुआवे ने जोर देकर कहा कि वो ये फैसला अकेले नहीं ले सकती,
क्योंकि बच्चा उसका और सनलंग का है। भले ही वो सिर्फ एक बेटी थी, पर फिर भी वो उसका अपना खून थी। लेकिन बूढ़ी औरत डरी नहीं। उसने शेखी बघारी की सनलंग हमेशा उसकी बात मानता है और एक मामूली औरत के लिए अपनी मां के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने पहले ही मदर वोंग को वादा कर दिया था और उसने रुआवे को याद दिलाया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था। सनलंग पहली बेटी को बेचने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन अंत में वो अपनी मां की मर्जी को नहीं रोक सका। बूढ़ी औरत उस रोने धोने से चिढ़ गई। इसे अपशकुन बताते हुए उसने बच्चे को देने के लिए जल्दी करने को कहा। उसने जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की और रुई को रास्ते से हटने के लिए कहा। अचानक हम चीन पोंग को इस हंगामे भरे सीन में वापस आते देखते हैं और उसकी मां तुरंत जानना चाहती है कि वो कहाँ था। उसने नाटकीय अंदाज में रुआवे की तरफ इशारा किया और दावा किया कि उसने जो पत्नी चुनी है वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए, वो चिल्लाई और तुरंत पूछा कि क्या उसने उनकी 5वीं बेटी के लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया है। उसने समझाया कि 30 मील दूर एक जोड़ा रहता है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और कोई बच्चा नहीं है। वे गोद लेना चाहते हैं। उसने दावा किया कि यह बहुत दुर्लभ है कि कोई इस बात का बुरा न माने कि बच्चा एक लड़की है, और वे बदले में चावल और कपड़ा भी दे रहे थे। वो जितनी जल्दी हो सके बच्चे को वहां पहुंचाना चाहती थी, लेकिन शिकायत की कि रुई एहसान फरामोश और अड़ियल बन रही है। बूढ़ी औरत को वो रोना अपशकुन लगा और उसने चीन पोंग से कहा कि वो बच्चे को ले और अभी उसके साथ चले। रुआवे की आवाज टूट गई जब उसने पूछा कि क्या उसका इरादा एक और बेटी बेचने का है, जैसे कि उनकी सबसे बड़ी बेटी को खोना काफी नहीं था। उसने यहां तक कह दिया कि उसकी सास उसे भी बेच दे, जिसे बूढ़ी औरत ने पूरी तरह बकवास बताकर खारिज कर दिया। मां ने जोर दिया कि वो ये सब उसी के भले के लिए कर रही है, क्योंकि लड़कियों से भरा घर पालना सिर्फ खाने की बर्बादी है। चीन पोंग को उम्मीद थी कि शायद उसकी मां में अभी भी थोड़ी ममता बची होगी, और उसने सोचा था कि वो चीजों को धीरे धीरे और सावधानी से बदलेगा। लेकिन ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि आज ही फैसला करना होगा। मां, उसने गंभीर लहजे में बात शुरू की। उसने मां से कहा कि वो जरा सोचें कि इतने सालों में उसने इस परिवार के लिए कितनी मेहनत की है। खेती के सीजन में वही था जो अकेले पूरे परिवार की जमीन पर खेती करता था, और जब खेती का काम खत्म हो जाता तो वो शहर जाकर भारी बोरियां ढोता और एक्स्ट्रा पैसों के लिए दीवारों की मरम्मत करता था। उसने कभी भी सबसे गंदे या सबसे कठिन काम से जी नहीं चुराया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मां ने उसे चुप रहने को कह दिया। वो बोलता रहा और कहा कि उसने जो पैसे कमाए थे वे रोई और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए काफी होने चाहिए थे। फिर भी मां ने उसकी पीठ पीछे उसकी सबसे बड़ी बेटी को सिर्फ इसलिए बेच दिया ताकि उसके भाई के बेटे चीन वोंग की पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंदर ही अंदर उसे एक नाकाम इंसान जैसा महसूस हुआ। न तो उसने एक पति के रूप में अपना फर्ज निभाया था और न ही वो अपने खून की रक्षा कर पाया था। उस अपराधबोध का बोझ बहुत भारी था, और उस पल में उसे लगा कि उसके भाई के परिवार पर एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाना ही होगा। उसने माना कि वो पहले आंख मूंद कर मां की बात सुनता था और अपनी सारी मेहनत और दिल अपने भाई के घर में लगा देता था, और उस गलत वफादारी की वजह से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अनगिनत दुख झेलने दिए। उसने मां से कहा कि वो जानता है कि वो बड़े भाई का पक्ष लेती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके अपने बच्चों की मां के लिए इतनी कम अहमियत क्यों है। उसने पूछा कि क्या मां को उस पर जरा भी तरस नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोई ने अभी तक बेटा पैदा नहीं किया है। बूढ़ी औरत ने पलटकर जवाब दिया और याद दिलाया कि किन परिवार की इस पीढ़ी में वोंगर ही इकलौता वारिस है। उसने जानना चाहा कि वो एक सगा चाचा होने के नाते उस लड़के के लिए थोड़ी और मेहनत क्यों नहीं कर सकता। उसने तर्क दिया कि एक बार जब लड़का शोहरत हासिल कर लेगा तो वो अपने चाचा को नहीं भूलेगा, उन बेकार लड़कियों की तरह जो आखिरकार दूसरे परिवारों की हो जाएंगी। उसने पूछा कि बुढ़ापे में वोंगर के अलावा उसका ख्याल कौन रखेगा। चीन पोंग ने ताना मारते हुए कहा कि अगर वो अपनी मां पर भी भरोसा नहीं कर सकता तो वो अपने भतीजे पर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसने ऐलान किया कि अब से वो वोंगर के मामलों की चिंता नहीं करेगा, और माना कि वो अतीत में एक मूर्ख था, लेकिन अब वो जाग गया है और उसका इरादा है कि उसका परिवार अपनी जिंदगी खुद जिए। उसने कसम खाई कि वो अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पालेगा, और अगर वे बाद में शादी करना चाहें तो वो उनके लिए अच्छे घर ढूंढेगा।
और अगर वे शादी नहीं करना चाहती तो वे उसके और रूई के पास तब तक रहेंगी जब तक वे बूढ़े नहीं हो जाते, ज्यादा से ज्यादा। उसने कहा कि वे बस एक घर जमाई सन इन लॉ रख लेंगे जो उनके साथ रहेगा और नाम आगे बढ़ाएगा। बूढ़ी औरत आग बबूला हो गई और उसे खानदान के नाम पर कलंक बताते हुए अपशब्द कहे। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसके पंख अब इतने मजबूत हो गए हैं कि वो घर जमाई की बात करके उसकी मुखालफत करे। उसने जोर दिया कि कोई अजनबी कभी वोंगर की बराबरी नहीं कर सकता, जो उसके दिमाग में एक अटल सच था। उसने उसे आदेश दिया कि वो तुरंत 5वीं बेटी को तैयार करे और उसकी पिछली बातों को महज खोखली बयानबाजी बताकर खारिज कर दिया। उसने उससे कहा कि वो इन विद्रोही विचारों को हमेशा के लिए त्याग दे। चीन पोंग ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसकी बेटी के सिर का एक बाल भी छुआ तो वो आखिरी दम तक लड़ेगा। उसने पिछले कई सालों का हर कर्ज चुकाने की धमकी दी और कहा कि वे उसे ब्याज समेत सब कुछ वापस करेंगे। उसने उसे याद दिलाया कि बसंत में चीन वोंग की परीक्षा होने वाली है और कोई भी स्कैंडल लड़के के भविष्य को निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा। उसने धमकी दी कि वो इस हंगामे को स्कूल और लोकल मैजिस्ट्रेट तक ले जाएगा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो निजी तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि चीन वोंग अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी एग्जामिनेशन हॉल में कदम न रख पाए। अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हुए उसने धीरे से उसे लेटने के लिए कहा। उसने गौर किया कि बाहर कितनी ठंड है और उसे पत्नी और बच्चों की फिक्र हो रही थी। उसने उसे अपनी पिछली चेतावनी याद दिलाई। उसे डर था कि अगर वो इस जमने वाली ठंड में बीमार पड़ गई तो बाद में उसे ही भुगतना पड़ेगा। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो चैन से आराम कर सकती है क्योंकि उसका अपनी स्थिति को इतना खराब रहने देने का कोई इरादा नहीं है। उसने कसम खाई कि वो अपनी 5वीं बेटी को कभी किसी को नहीं देगा, खासकर उसे तो बिल्कुल नहीं जो उसे जानवर की तरह समझे। उसे देखते हुए रूई को लगा कि शायद सिर्फ इस एक बार वो सच में उस पर भरोसा कर सकती है। उसने उम्मीद की कि वो आखिरकार उनकी रक्षा कर पाएगा। फिर उसने अपनी मां से कहा कि अब घर वापस जाने का समय हो गया है। चीन पोंग बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ा और कहा कि उसका स्टैंड बिल्कुल साफ है और गौर किया कि उसके बड़े भाई और भाभी दोनों वहीं मौजूद थे। उसने ऐलान किया कि चीन वोंग का भविष्य अब उसकी चिंता नहीं है और भले ही वो लड़का सफल हो जाए, पर कीन परिवार के तीसरे बेटे के रूप में वो कभी भी उससे बेशर्मी से फायदा उठाने का सपना नहीं देखेगा। फिर उसे एक और चीज याद आई, किताबों के वे 2 बक्से जो रोई के असली डाउरी दहेज का हिस्सा थे। उसने मांग की कि वो चीन वोंग से कहे कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वापस कर दे। बूढ़ी औरत सदमे में थी। उसने पूछा कि वो किताबें कैसे मांग सकता है जबकि चीन वोंग एक स्कॉलर है और उसे उनकी जरूरत है। उसने तर्क दिया कि लड़का अपनी रेप्यूटेशन के लिए उन किताबों पर निर्भर है, एक ऐसी रेप्यूटेशन जो एक चोरी की हुई डाउरी पर बनी थी जिसे चीन पोंग ने बेतुका बताया। उसने उसे याद दिलाया कि रोई एक स्कॉलर की बेटी थी और जब उसके परिवार पर बुरा वक्त आया तो कीन परिवार ने उसे बिना किसी डाउरी के अपनाया था, सिवाय उन पुरानी किताबों के। उसने इशारा किया कि चीन